भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नितिन गडकरी जी और दिल्ली प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष श्री विजय जी गुप्ता, नेता प्रतिपक्ष दिल्ली विधानसभा आदरणीय प्रोफेसर विजय कुमार जी मल्होत्रा, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री मुख्तार अब्बास जी नकवी, राष्ट्रीय महासचिव श्री विजय गोयल जी, राष्ट्रीय मंत्री श्री सुश्री आरती मेहरा, राष्ट्रीय मंत्री सुश्री वाणी त्रिपाठी और यहां के सह प्रभारी श्री रामेश्वर जी चौरसिया, पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर हर्षवर्धन जी, यहां उपस्थित मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, विजयन जी, पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। विजयन जी, मुझे यह कल्पना नहीं थी कि आज यहां पर दिल्ली की जनता का इतना बड़ा हुजूम मुझे देखने का अवसर प्राप्त होगा। और बहनों भाइयों, जितनी बड़ी संख्या में आप सब यहां पर मौजूद हैं, आप सभी ने तालियां बजाकर हम लोगों का स्वागत किया है, अभिनंदन किया है। लेकिन मैं जानता हूं भारत की परंपरा है और शिष्टाचार का तकाजा है, स्वागत और सलाम दुआ कभी एक तरफा नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं भी एक बार शीश झुकाकर दिल्ली वासी सभी बहनों भाइयों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आप सभी का स्वागत करता हूं। और मैं बधाई देना चाहता हूं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नितिन गडकरी जी को, जिन्होंने सारे देश भर में इस कांग्रेस नेतृत्व की यूपीए सरकार के खिलाफ जंग का ऐलान किया है। अभी तक जो सूचनाएं प्राप्त हुई हैं उस आधार पर मैं आपको जानकारी दे रहा हूं। जैसे आज भारत की राजधानी दिल्ली में दिल्ली वासियों का इतना बड़ा हुजूम कांग्रेस नेतृत्व की यूपीए सरकार के खिलाफ अपने गुस्से का इजहार करने के लिए इकट्ठा हुआ है, बहनों भाइयों, ऐसे ही हुजूम हिंदुस्तान के कोने कोने में इकट्ठा हुआ है। और लोगों का यही कहना है, बहुत हो चुका, अब यह कांग्रेस की सरकार जानी चाहिए और हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की एनडीए सरकार आनी चाहिए। कांग्रेस को हुकूमत करते हुए 8.5 वर्षों का समय गुजर गया, वैसे आजादी हासिल किए हुए 65 वर्षों का समय गुजर गया। इन 65 वर्षों में लंबे समय तक हुकूमत यदि किसी एक राजनीतिक पार्टी ने किया है तो कांग्रेस ने किया है। मैं दुनिया के छोटे छोटे देशों को मैं जानता हूं जिन्होंने उसी समय आजादी हासिल की जिस समय हम लोगों ने आजादी हासिल की। आज वह दुनिया के धनवान देशों की कतार में खड़े हैं, वह दुनिया के ताकतवर देशों की कतार में खड़े हैं। ऐ सोनिया जी और मनमोहन सिंह जी, भारत से देश की जनता इस सवाल का जवाब चाहती है, क्या कारण है 15 करोड़, 20 करोड़, 10 करोड़ की जनसंख्या के दुनिया के कई देश 15-20 वर्षों में दुनिया के धनवान देशों की कतार में खड़े हो गए, लेकिन 100 करोड़ से अधिक की जनसंख्या का हमारा यह भारत तुम्हारी 50-55 वर्षों की अखंड हुकूमत के बावजूद दुनिया के ताकतवर देशों की कतार में क्यों नहीं खड़ा हो पाया? देश की जनता तुमसे इस सवाल का जवाब चाहती है। बहनों भाइयों, इनके सामने इस सवाल का कोई जवाब नहीं है। 8.5 वर्षों से इनकी हुकूमत फिर से चल रही है भारत की राजधानी दिल्ली में। जब से यह हुकूमत आई है, महंगाई बढ़ने का सिलसिला निरंतर जारी है, हर चीज की कीमत बढ़ी है। मैं दाल, चावल, नमक, इन सब सारी चीजों की अलग अलग जाकर चर्चा नहीं करना चाहता, क्योंकि हम लोग अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को सुनना चाहते हैं। लेकिन मैं आपसे यह सवाल पूछूं, क्या कोई ऐसी चीज है कि कांग्रेस के हुकूमत में उसकी कीमत बढ़ी न हो बल्कि कीमत घटी हो? तो आप यह बतला सकते हैं कि कोई ऐसी चीज है जिसकी कीमत इस हुकूमत में बढ़ी नहीं है बल्कि घटी है? काहे की? बिल्कुल सही कहा, इस कांग्रेस की हुकूमत में हर चीज की कीमत बढ़ी है। कीमत यदि घटी है तो आम इंसान के जिंदगी की कीमत घटी है। बहनों भाइयों, हर चीज की कीमत बढ़ी है। मैं देख रहा हूं बड़ी संख्या में यहां पर किसान
और गरीब भी हमारे आंखों के सामने बैठे हुए हैं। ऐ मेरे किसान भाइयों, ऐ मेरे गरीब भाइयों, यदि आज आप गरीब हो और ऐ मेरे नौजवानों, यदि आज तुम बेरोजगार हो, अपनी बदकिस्मती से तुम गरीब और बेरोजगार नहीं हो। इस आजाद हिंदुस्तान में तुमको गरीब और बेरोजगार बनाने का काम किया है, तो कांग्रेस की हुकूमत ने तुमको गरीब और बेरोजगार बनाने का काम किया है, क्योंकि लंबे समय तक हुकूमत उन्हीं लोगों ने चलाई है। इसलिए मैं यह बात कह रहा हूं। और उस कांग्रेस में भी एक ही परिवार के लोगों ने लंबे समय तक इस हिंदुस्तान में हुकूमत की है, और आज भी वो हाथ फैलाकर और बड़ी दमदारी से यह दावा करते हैं लोगों से कि आप हमें वोट दीजिए, हम इस हिंदुस्तान की तकदीर बनाएंगे। क्या तमाशा हो गया है? क्या हिंदुस्तान की जनता के साथ इस प्रकार का क्रूर मजाक करने का सोनिया जी, मनमोहन सिंह जी, आपको किसने अधिकार दे दिया है? अजीबोगरीब हालात इन लोगों ने पैदा कर दिया है। आज मैं यही कहना चाहता हूं बहनों भाइयों, हिंदुस्तान संकट के दौर से गुजर रहा है। हिंदुस्तान को यदि कोई बचा सकता है तो हिंदुस्तान की जनता बचा सकती है, और कोई नहीं बचा सकता है। एकजुट होकर खड़े हो जाइए। किसान यहां मौजूद है। एक तो किसानों को उनके उपज की उचित कीमत नहीं मिल रही है, अब उसके अलावा खाद की कीमत बढ़ गई, पानी की कीमत बढ़ गई, कीटनाशक दवाओं की कीमत बढ़ गई, और यूरिया खाद के बारे में कहें तो यूरिया खाद की कीमत 1400 रुपया बैगेज हो गई है, और वह भी अब ब्लैक में मिलती है। क्यों ऐसा हो गया? हम लोगों ने भी इसे हिंदुस्तान में हुकूमत चलाई है, और मैं आपसे कहना चाहता हूं, यहां से लेकर वहां तक जो खड़े हैं, बहनों भाइयों, मेरी कोई बात गलत हो तो हाथ उठा देना, मैं आपका स्वागत करूंगा, क्योंकि आपकी आंखों में धूल झोंक कर मैं राजनीति नहीं करना चाहता। यदि राजनीति करना चाहता हूं तो आपकी आंखों में आंख डालकर मैं राजनीति करना चाहता हूं। क्या यह सच नहीं है? क्या यह सच नहीं है कि आजाद भारत के इतिहास में लगातार 6 वर्षों तक हम लोगों ने भी हुकूमत चलाई है? कौन मां का लाल इस सच्चाई को नकार सकता है कि आजाद भारत के इतिहास में लगातार 6 वर्षों तक महंगाई को पूरी तरह से बांधे रखने में और अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की अर्थव्यवस्था की साख को बढ़ाने में करिश्माई काम यदि किसी भारत माता के सपूत ने किया है, तो उस भारत माता के सपूत का नाम है पंडित अटल बिहारी वाजपेयी। 6 वर्षों तक हम लोगों ने हुकूमत चलाई। आपके हुकूमत में क्यों ऐसे हालात पैदा हो गए? भारत ही नहीं, दुनिया का अर्थशास्त्री उस समय यह कहने को मजबूर हो गया था, यदि हिंदुस्तान में ऐसे ही भाजपा की सरकार चलती रही तो वह दिन दूर नहीं है कि 2015-2020 आते आते भारत यह दुनिया का सबसे ताकतवर देश बन जाएगा, दुनिया का सबसे धनवान देश बन जाएगा। भ्रष्टाचार के जितने आरोप इस कांग्रेस की सरकार पर लगे हैं, आजाद भारत के इतिहास में बहनों भाइयों किसी भी हुकूमत पर इतने भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगे हैं। सारे भ्रष्टाचारों की मैं यहां पर चर्चा नहीं करना चाहता हूं। सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ 2G स्पेक्ट्रम के मामले में। सुप्रीम कोर्ट देश की सबसे बड़ी अदालत है, उसके आदेशों का अक्षरशः पालन किया जाना चाहिए था। उसमें भी इस सरकार ने आनाकानी की और देश की जनता की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की जा रही है कि 2G स्पेक्ट्रम में कहां 1,76,000 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। कैसे यह CAG ने कह दिया है ज्यादा, इसका भी खुलासा होकर रहेगा। हम लोगों से पहले यदि कोई खुलासा करेगा तो इस देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट करेगी। बहनों भाइयों, देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा उठी है। वित्तीय घाटा, जिसे फिस्कल डेफिसिट कहते हैं, निरंतर बढ़ती जा रही है। चालू खाते का घाटा यानी करंट अकाउंट डेफिसिट, यह भी लगातार बढ़ती चली जा रही है। जैसे लगता है कांग्रेस आमादा है कि हम इस देश को आर्थिक दृष्टि से दिवालिया बना देंगे। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, चालू खाते के घाटे यानी करंट अकाउंट डेफिसिट की जो बात कर रहा हूं, आजाद भारत में करंट अकाउंट सरप्लस कंट्री यदि कभी भारत रहा है तो पंडित
अटल बिहारी वाजपेयी की हुकूमत में ही करंट अकाउंट सरप्लस कंट्री है भारत रहा। इसीलिए मैं कहता हूं बहनों भाइयों की देश को बचा लो। अब ये कहते हैं देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए हमारे खजाने में पैसा नहीं है, अब यह विदेशों से पैसा मंगवाएंगे। देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए, मजबूत बनाने के लिए अब देशी हथियार काम नहीं कर रहा है, अब विदेशी हथियार का यह सहारा ले रहे हैं। दुनिया के सामने यह हाथ फैला रहे हैं, आओ हमारे यहां विदेशी पूंजी निवेश करो। एफडीआई की स्वीकृति यह दे रहे हैं, जबकि संसद में खड़े होकर इन्होंने कहा था जब तक कि सारे स्टेक होल्डर्स यानी व्यापारी, किसान, मुख्यमंत्री, सारी राज्य सरकारें इनको विश्वास में नहीं ले लिया जाएगा, तब तक एफडीआई की यानी विदेशी पूंजी निवेश की हिंदुस्तान में इजाजत नहीं दी जाएगी। संसद में आश्वासन देने के बाद भी बहनों भाइयों इन्होंने अपने वादे को तोड़ा। संसद में दिए गए वादे को यदि कोई तोड़ता है, इसका मतलब कि संसदीय परंपराओं के साथ वह क्रूर मजाक करता है। कैसे भारतीय जनता पार्टी से बर्दाश्त कर ले? क्यों विदेशी पूंजी निवेश चाहिए सोनिया जी, मनमोहन सिंह जी? क्या आपने भारत का इतिहास पढ़ा है? अरे भारत तो इतना धनवान भारत था कि भारत के बारे में कहा जाता था कि भारत में दूध की नदियां बहती हैं। भारत के बारे में तो यह कहा जाता था सारे विश्व में सोने की चिड़िया यदि कोई देश है तो उस देश का नाम भारत है। सोनिया जी, भारत के इतिहास के पन्नों को पलटकर आप देखिए, और आज आप जो है भारत को कंगाल बनाया है आप लोगों ने, आपकी कांग्रेस पार्टी ने, और आप विदेश से पैसा लेकर यहां के आर्थिक हालात सुधारेंगे। सारी बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियों के लिए रेड कारपेट बिछाया जा रहा है, लाल गलीचा बिछाया जा रहा है। वॉलमार्ट सारे दुनिया में $420 बिलियन का व्यापार करती है बहनों भाइयों, $420 बिलियन का। जिन जिन देशों में वॉलमार्ट और विदेशी कंपनियों ने विदेश जाकर विदेशी पूंजी निवेश किया है, वहां के व्यापारियों को कंगाल बना दिया है, वहां के किसानों को कंगाल बना दिया है। और यहां पर केवल $400 बिलियन में हमारा सारे भारत में खुदरा व्यापार होता है। और यह तर्क देते हैं लोग, कहते हैं यह सरकार में बैठे लोग कि एक साल में 40 लाख से अधिक का रोजगार यह विदेशी कंपनियां पैदा करेंगी। अरे कैसे पैदा करेंगी? आप तो यह कहते हैं कि जिन बाजारों की जनसंख्या 10 लाख है वहां ही सुपरमार्केट खोले जाएंगे, वहां ही विदेशी कंपनियां आएंगी। लेकिन कांग्रेस के मित्रों आप यह बतलाओ, 53 ऐसे बड़े बड़े शहर हैं जिनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक है इसे हिंदुस्तान में। यदि 40 लाख आपको रोजगार पैदा करना है तब तो 18,600 सुपरमार्केट केवल 53 शहरों में आपको खोलना होगा। यानी एक शहर में 600 से लेकर 650 सुपरमार्केट की दुकानें आपको खोलनी होंगी, तब जाकर 40 लाख का रोजगार आप इसे हिंदुस्तान में विदेशी पूंजी निवेश के माध्यम से दे पाएंगे। 5 करोड़ से अधिक जनसंख्या में हमारा खुदरा व्यापारी व्यापार में लगा हुआ है और 5 करोड़ बेरोजगार हो जाएंगे तो 40 लाख लोगों को रोजगार मिलकर क्या होगा? क्या हो गया है इस हुकूमत को? और बहनों भाइयों, अभी हाल में ही स्वीडन की एक कंपनी IKEA, उस कंपनी को भी इन्होंने विदेशी पूंजी निवेश करने की इजाजत दी है। हम लोगों ने भी फैसला किया कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, संसद का सत्र प्रारंभ होगा, विदेशी पूंजी निवेश के मुद्दे को लेकर हम संसद में मामला उठाएंगे और कहेंगे कि सरकार ने संसद में आश्वासन दिया था, वादा खिलाफी की थी, संसद में इस पर बहस होनी चाहिए और संसद में इस पर मतों का विभाजन होना चाहिए और हम इस एफडीआई को नहीं होने देंगे। यह भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है। किसान भाइयों, आपको कंगाल बना देंगे ये लोग। विदेशी कंपनियां आएंगी, बिचौलिए आएंगे। आज जितने बिचौलिए हैं उससे
में ज्यादा बिचौलिए आएंगे, 2-3 साल आपको यह अच्छी कीमत उपलब्ध कराएंगे, उसके बाद मनमाने तरीके से 2000-3000 क्विंटल जहां पर आपको उस समय आपको गेहूं की और धान की कीमत मिलनी चाहिए, वह 1000, 1500, 500 रुपया में देकर आपके गेहूं और चावल को यह खरीदने की कोशिश करेंगे और यह दावा करते हैं किसानों की हालत सुधरेगी। अरे अमेरिका में जाकर देखो, मैं पूछना चाहता हूं सोनिया जी, मनमोहन सिंह जी, वहां के किसानों को सब्सिडी दी जाती है, 40% से लेकर 60-70% की सब्सिडी दी जाती है। वहां पर भी विदेशी कंपनियां हैं, क्यों नहीं वहां के किसानों के हालात में सुधार हो जाता। बहनों भाइयों, बचा लो इस देश को केवल 2 मुद्दों पर, एक न्यूक्लियर डील के मुद्दे पर और एक विदेशी पूंजी निवेश के मुद्दे पर अपनी सरकार को दांव पर लगाकर इस कांग्रेस की हुकूमत ने फैसला किया है, क्योंकि इस सरकार के ऊपर अमेरिका का दबाव है, विदेशी ताकतों के दबाव में यह सरकार काम कर रही है। अरे हिंदुस्तान जनसंख्या की दृष्टि से दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है, पहले नंबर पर चीन है तो दूसरे नंबर पर हिंदुस्तान है। चाहे जो भी हो जाए, हम अपने मान सम्मान स्वाभिमान के साथ कभी समझौता नहीं कर सकते हैं बहनों भाइयों, कि हमारे ऊपर आकर विदेशी कंपनियों का पैसा, दुनिया के दूसरे देशों का पैसा लेकर हम अपना पेट भरें। हम भिखारी नहीं बनना चाहते, इसलिए मान सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई हम जान लगाकर लड़ेंगे, यह संकल्प लेकर हम सबको जाने की जरूरत है। आज इससे ज्यादा कुछ न कहते हुए मैं पुनः यहां की भारतीय जनता पार्टी की इकाई को बधाई देना चाहता हूं। यहां से हम लोग मार्च करेंगे। आप सबसे भी मैं निवेदन करूंगा कि अहिंसक रास्ता अख्तियार करते हुए, क्योंकि उसी अहिंसक रास्ते से ही हम लोगों ने आजादी हासिल की है, वह रास्ता अख्तियार करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। सरकार के ऊपर हम दबाव बनाएंगे, महंगाई रोको, भ्रष्टाचार बंद करो और साथ ही साथ खुदरा व्यापार में विदेशी पूंजी निवेश का फैसला वापस लो। इस संकल्प के साथ हम आगे बढ़ेंगे। गिरफ्तारी होगी तो डंके की चोट पर हम अपनी गिरफ्तारी देंगे बहनों भाइयों। इस संकल्प के साथ हम सब आगे बढ़े। इस अवसर पर इससे ज्यादा न कहते हुए मैं पुनः आप सबका अभिनंदन और स्वागत करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।